ये लास्ट क्लास है, शायद कल से अपना टाइम खिसक जाएगा ऊपर, शायद मैंने बोला तो है शायद। नीचे नहीं बेटा, ऊपर ही जाएगा नीचे तो, और तो लास्ट क्लास देखो पता चलता है, अगर होगा तो कल हो जाएगा, कल परसों में, और नहीं होगा तो फिर बस वैसे ही पढ़ेंगे। हाँ मेरे को याद नहीं है बेटा, बता देंगे शाम तक। हाँ मतलब कोई तो चेंज हो सकता है, सही है ये। नहीं चलो जो भी है, गलत ही बता दिया मैंने, अपने आप ही पहुंच जाता। Alright, online students, am I audible, connected, clear to all of you? Alright, so I think without it. Alright, so कल अपन ने क्लास लास्ट प्रपोजल की डेफिनेशन को पढ़ के छोड़ी थी, राइट? तो उसी डेफिनेशन को एक बार अपन रिवाइज करें, घर जाके रिवाइज करी थी आप लोगों ने, पक्का करी थी? तो रिवाइज करोगे तभी याद होगी, वरना यहाँ पे याद हो जाएगी, घर जाके रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? बाकी यहाँ पे किसी के टॉपर दोस्त ने बताया ही था कि लॉ शुरू से पढ़नी है ना? तो यस, इसमें सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन इज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ठीक है? क्या सिग्निफाई कर सकते हैं? विलिंगनेस टू डू, कुछ करने की इच्छा, और टू एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ नहीं करने की इच्छा। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या मिले आप लोगों से? असेंट, कंसेंट मिले आप लोगों से, राइट? तो ऐसे एक्ट, ऐसे एब्सटेंस को क्या बुलाते हैं? प्रपोजल। याद आ गई? इसी के बेसिस पे ये एनालिसिस किया था। अब आओ नेक्स्ट सीधे क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर, पेज नंबर 1.14। क्लासी ये कल पढ़ा तो था जाते जाते। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कितने तरीके के हो सकते हैं ये अपन पढ़ेंगे, ठीक? ध्यान से सुनते जाना, बहुत सिंपल सिंपल है, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा बड़े नहीं है, कहीं कहीं पे 2-4 लाइन के भी है। तो यस, जनरल ऑफर। तो एक फेयर एंड लवली प्रोडक्ट आता था पहले, जो कि अब ग्लो एंड लवली बन चुका है, राइट? तो उसमें एडवर्टीजमेंट में एक ऑफर दिया जाता था कि जो अगर आप फेयर एंड लवली लगा रहे हो तो आप फेयर तो हो जाओगे, लवली तो आप वैसे ही हो, राइट? So they used to offer you this thing कि if you will apply this product you will become fair. तो अब ये जो ऑफर है ये कैसा ऑफर है? जनरल ऑफर। ये सबको बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि भाई ये लगाएंगी तो ही फेयर होंगी, ये लगाएगा या वो लगाएगा तो फेयर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, राइट? सो दिस इज अ जनरल ऑफर, जो इसको एक्सेप्ट कर ले वही प्रॉमिस बन गया इसको। अब लोगों ने, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, करके कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, बोले हम तो फेयर ही नहीं हुए,
आप कह रहे थे, तो फिर उसका नाम बदला गया और फेयर एंड लवली से क्या बन गया वो, ग्लो एंड लवली। क्रीम कोई सी भी लगा लो, ग्लो तो आता ही है, राइट? तो उसको आप गलत नहीं बना सकते। तो जनरल ऑफर बेसिकली वो ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को दिया जाता है और उसको एनी वन कैन एक्सेप्ट, और कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसा ऑफर जो किसी एक के लिए नहीं होता बल्कि सबके लिए होता है। अंडरलाइन कर रहे हैं आप लोग? ये अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करके ही आप लिखने से बच रहे हो, वरना फिर मेरे को ये रूल बनाना पड़ेगा कि ये सब अंडरलाइन करके लिख के लेके आना है, नोट्स बनाने हैं, राइट? तो बुक लेकर आओ, कहाँ है बुक? रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, फिर बैठे कैसे हो? हो तो पीडीएफ ले आओ बेटा, पीडीएफ तो है, किसी से अरेंज कर लो। हाँ है, एमसीसी की बुक ले लो, बहुत सारे अरेंजमेंट्स है, राइट? तो आपको कोशिश ये है लॉ में वैसे ही आपको पढ़ना है। अब उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा दूं या लिखने का रूल बना दूं तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करो जो आप सीधे काम कर सकते हो। तो जबरदस्ती मेहनत नहीं करवानी, लेकिन जो करवा रहे हैं उसमें फिर शॉर्टकट नहीं ढूंढना, ठीक है ना? तो सबसे पहले जनरल ऑफर कैसा ऑफर है, कितने लोगों को दिया जाता है? पब्लिक एट लार्ज। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है क्या? यस मैम। In terms of section 8 of the act, anyone performing the condition of the offer can be considered to accepted the offer. जो भी उस ऑफर के हिसाब से कंडीशन को फुलफिल कर दे वो उस ऑफर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time at is a continuing offer. या ये इस लाइन को छोड़ दो, कंटिन्यूइंग आएगा जब समझ आ जाएगी, छोड़ दो अभी इसको, ठीक है? तो जनरल ऑफर बेसिकली वो ऑफर है जो एट एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। जो उसको सुन रहा है वो ऑफर ले सकता है अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर दे तो। इसमें ये केस लॉ याद करना पड़ेगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये फेयर एंड लवली जैसा ही है। केस लॉ याद करने का मतलब है कि आपको ऐसे केस का नाम याद करना है, राइट? अब कैसे याद करना है, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये कंपनी का नाम है। उस कंपनी ने कोई ऑफर दिया, जैसे फेयर एंड लवली ने ऑफर दिया, उसको एक किसी पर्सन ने एक्सेप्ट किया और उस पर्सन का नाम है ये कार्लिल, राइट? तो इन दोनों के बीच में ये केस चला, इसलिए ये नाम इस तरीके से बना, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। समझ में आया केस लॉ का क्या मतलब होता है? तो आपको केस लॉ पूरा समझा के आने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरल ऑफर आया तो जनरल ऑफर में आपने लिखा दैट दिस इज द ऑफर गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज and anyone who accepts it, anyone who fulfills the condition is tend to be accepted। जो कंडीशन मान ले वो एक्सेप्टेंस का पार्ट बनेगी। एज गिवन इन द केस लॉ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बस तो आपने इसका रेफरेंस भी दे दिया ना, जैसे ही आपने रेफरेंस दे दिया केस लॉ का वैसे ही आपके मार्क्स पूरे हो गए उस पॉइंट में, राइट? लेकिन बहुत सारे केस लॉज हैं, कितने याद करोगे? तो इसलिए जो एटलीस्ट मैं टिक कर रहा हूँ वही वाली बात, ऑलरेडी शॉर्ट में करवा रहे, मैं जितना कर रहा हूँ ना उससे शॉर्टकट नहीं करना, ठीक है? हाँ यही पढ़ रहे हैं हम। तो नीचे इसमें फैक्ट्स बता रखे। इन दिस फेमस केस Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by Carbolic Smoke Ball Company। बुक है क्या किसी पास एक्स्ट्रा? नहीं मेरे एक सेकंड है मेरे, एक्चुअली क्या पीछे देख देख के पढ़ना मुश्किल काम है। जो स्क्रीन पे देखना चाहे वो स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके सो ये कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसने ये ऑफर दिया सबको
कि भाई हमारे जो स्मोक बॉल्स हैं, अगर आप इनको यूज करोगे उसके बाद आपको बुखार नहीं होगा, दवाई है, आप ये दवाई खाओगे उसके बाद आपको ये इन्फ्लुएंजा ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा होता है ना, ये दवाई खाओ पतले हो जाओ, ये करो वैसे हो जाओ, तो ऐसा ही ऑफर इन्होंने दिया। अब इसमें है वन लेडी मिसेस कार्लिल, जिन्होंने ये स्मोक बॉल्स यूज करे और उसके कुछ बाद टाइम बाद ही उनको बीमारी हो गई, वही सेम इन्फ्लुएंजा हो गया यूज करते ही। held she could recover the amount by using the smoke balls as she had accepted the offer। तो इस केस में जो जब कोर्ट केस चला तो कार्लिल को विनर बताया गया, कार्लिल के फेवर में अग्रीमेंट जजमेंट दिया गया कि उन्होंने जैसे ही सामने वाले के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसके रूल्स को माना, वैसे ही वो अग्रीमेंट बन गया, प्रॉमिस बन गया, एंड नाउ शी कैन क्लेम इट, राइट। तो ये कंपनी ये नहीं कह सकती हम तो इनको जानते तक नहीं, हम इनको ऑफर कैसे देंगे। ये ऑफर कैसा था, जनरल, एट लार्ज, फॉर एवरीबडी। तो ऐड आते हैं ना, उन ऐड से अगर कोई बात फुलफिल नहीं हो तो आप केस कर सकते हो, 100% कर सकते हो। करते नहीं है, माता बच्ची में कौन फंसे, तो चलता रहता है हिसाब, राइट। आगे की समझ में जनरल ऑफर, किसी को डाउट है? ये केस लॉ समझ में आया कि क्या था ये? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, माउस नहीं आ रहा क्या इसमें? अच्छा, एरो इज द माउस टुडे, ये अलग से रिमूव करना पड़ेगा। नहीं वो तो कर लेंगे, एक और इसका वो आइकन बना हुआ आता था ना, चलो इसी से कर लेते हैं अभी तो। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो किसी एक ही पर्सन को दिया जाए, स्पेसिफिक है, राइट। जैसे मैंने इनको ऑफर दिया, खाली इनको, कि अगर आप इस पर्टिकुलर पेन से लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आएगी, राइट। कई बार होता है ना, पेन का फर्क होता है, कोई जेल पेन से या इंक पेन निब वाले पेन से लिखते हैं तो हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो अब ये मेरा ऑफर सबके लिए नहीं है, ये ऑफर मैंने इनको ही दिया क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि इनकी हैंडराइटिंग वैसे ही अच्छी है, राइट। सो ये ऑफर कैसा ऑफर हो गया, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया जाता है। देखो, when offer is made to a specific or uncertain person, तो वो ऑफर क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक ऑफर। एग्जाम्पल पढ़ो इसका। बेटा बहुत सारी चीजें मिल सकती है अनमोल, लेकिन अभी अपन जजमेंट के डिसीजंस पे नहीं जाएंगे कि कंपनसेशन कितना मिलेगा, प्राइस मिलेगी, वो क्या मिलेगा, वो अलग चीज है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, ठीक है। बस आप रिकवर कर सकते हो, बस इतना समझ लो अभी। कौन सा केस लो, ये नहीं करना आपको, जो मेन मैं बता रही हूँ ना बस वही करना है, वरना तो बावड़े हो जाओगे इतना पढ़ोगे तो, नहीं ठीक। आए कि वाला समझ में, स्पेसिफिक ऑफर, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट। तो ए ने किसको ऑफर दिया, बी को। स्पेसिफिक पर्सन को दिया कि जनरल पब्लिक को दिया, वो स्पेसिफिक पर्सन कौन था, बी। तो ये ऑफर कैसा हुआ, स्पेसिफाइड ऑफर। क्लियर है ये वाला। अब आइए आप पॉइंट नंबर 3 पे, क्रॉस ऑफर, ध्यान से समझना। इसमें दो पार्टी है जो आइडेंटिकल ऑफर दे देती है एक ही टाइम पर, राइट। अंडरलाइन कर लो, टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम। आइडेंटिकल वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। मैंने, मुझे नहीं, अंश, मैंने अंश को ऑफर दिया कि मैं आपको ये पेन 10,000 में दूंगी, ठीक है। अंश लिख कर दिया, क्योंकि बोलकर तो हैंड टू हैंड आदमी सुन ही लेता है, तो ये ऑफर मैंने इनको लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करा। इन्होंने मेरा मैसेज पढ़े बिना मुझे सेम ऑफर दिया कि मैं आपका पेन 10,000 में खरीदना चाहता हूं, ठीक। वापिस से
मैंने अंश को ऑफर दिया कि मैं आपको ये पेन 10,000 में देना चाहती हूँ। अंश ने मेरा ऑफर सुने बिना या ऑफर को नजरअंदाज करते हुए मुझे जवाब दिया, ऑफर के बदले ऑफर ही दिया कि मैं आपका ये पेन 10,000 में खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे ऑफर के बदले में अंश ने जो दिया वो ऑफर ही कहलाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। ऑल्दो उसने सेम ही चीज का ऑफर दिया, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कोइंसिडेंस ही होता है, ऐसा रियल में बहुत कम होता है, बट एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ना सब्जेक्ट मैटर अलग है ना उसकी प्राइस अलग है, कुछ भी अलग नहीं है ना। तो ऑफर के बदले ऑफर, लेकिन ऑफर कैसा दिया, आइडेंटिकल ऑफर, सेम ऑफर दिया, तो उसको अपन कहते हैं क्रॉस ऑफर। कोई डाउट है क्या इसको समझने में? एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? हाँ, वो नेक्स्ट आ रहा है काउंटर। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि मैंने जो ऑफर दिया एग्जैक्टली सेम ऑफर मुझे दूसरी पार्टी ने दे दिया, तो उस ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, चाहे सेम ही ऑफर दिया तो भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, वो ऑफर ही माना जाएगा। अब मेरे पे है कि मैं इस चीज को मानूं या ना मानूं। मेरे को लगेगा ये अंशी मुझे 10,000 में खरीदने को कह रहा है ये पेन, तो मतलब मैं इसको 12 भी बोल सकती हूँ, 10,000 तो ये कह ही रहा है, नहीं? तो मैंने इसका क्या, नहीं मैं तो 12,000 में दूंगी। तो अब ये मेरे पे आ गई बात, राइट? तो क्रॉस ऑफर में ये लाइन लिख कर आना, ऑफर के बदले ऑफर, और ऑफर कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल ऑफर, राइट? सो क्रॉस ऑफर इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये केस स्टडी आ सकती है आपकी कि एक एक्स ने वाई को ऑफर दिया, वाई ने भी एक्स को सेम ऑफर दे दिया, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं है। दिस इज नॉट रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस, दिस विल बी रिगार्डेड एज अ क्रॉस ऑफर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? हाँ, मतलब प्रोडक्ट के अलावा तुम उस किसी और प्रोडक्ट की बात कर लो, नहीं तो वो क्रॉस ऑफर नहीं होता, आइडेंटिकल होना जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के घूम फिर के सारी बात यहाँ पे किसकी आ रही है, आइडेंटिकल की, सेम ही होना चाहिए। अब ये सेम होता तो है नहीं, तो बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंस बैठे तभी होगा ये काम, तो राइट। अब जो आपने मुझे डाउट पूछा था, नेक्स्ट है आपका काउंटर ऑफर, उस पे आ जाओ। हाँ जी, किसी ने पूछा कुछ? यार वो कोई बात नहीं है, आज तो जो हो गया वो हो गया, वो कल रूल्स था क्या, कल माउस बना हुआ आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ लेते हैं, कल बोल देंगे उनको। नेक्स्ट है अब आपका काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की जब अपन बात कर रहे हैं तो सीधे एग्जांपल देखो, ए ने ऑफर को क्या, ए ने बी को क्या ऑफर दिया, क्या सेल करेगा वो, प्लॉट, कितने में सेल करेगा, 10 लाख में। बी ने उसको वापस से क्या बोला कि मैं प्लॉट तो खरीदूंगा लेकिन 8 लाख में खरीदूंगा। ठीक है, तो ये अब वो वाला पॉइंट आ गया आपका। तो मैंने इनको ऑफर किया कि मैं 10,000 में आपको अपना पेन दूंगी, इन्होंने कहा मैं आपका पेन 8,000 में खरीदूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस थी क्या, यस और नो? नहीं थी ना, इन्होंने तो ऑफर अपने आप दे दिया। अब मेरे पे आ गई वापस से बात, अब मैं डिसाइड करूं कि मुझे 8,000 में पेन देना है या इनको मना करना है कि नहीं मैं तो 10 में ही दूंगी, जो बार्गेनिंग करते हैं अपन, तो उसको कहते हैं अपन काउंटर ऑफर। इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। मेरा जो ऑफर पहले था 10,000 में देने का, वो ऑफर क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म। अब बात किसकी होगी, 8,000 की। 8,000 में देना है तो दो, वरना ठीक है नहीं। तो अब उसमें वो नया ऑफर माना जाएगा, तीसरा वाला, चाहे बात सेम ही है, राइट? मैंने इनको वापस 8,000 में बोला, नहीं मैं 10,000 में ही दूंगी, आपको लेना हो तो बताओ, तो अब ये तीसरा जो ऑफर है ये नया माना जाएगा, पुराने वाले से नहीं बात होगी। हाँ, जो लेटेस्ट है, राइट? तो काउंटर ऑफर इज दैट ऑफर जिसमें ऑफर के बदले ऑफर चलता जाता है।
तो अगर मैंने इनको कहा कि मैं 10,000 में पेन दूंगी और इन्होंने कहा कि मैं 8,000 में खरीदूंगा, राइट, तो ये इनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये इनका ऑफर ही है। तो क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में डिफरेंस समझ में आया? क्रॉस ऑफर में क्या था? आइडेंटिकल, सब कुछ सेम था। काउंटर में नेगोशिएशंस थे। गॉट इट? कोई डाउट किसी को? देखो, when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications, ऑफरी अंश है यहाँ पे, जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है या मना कर सकता है। इन्होंने ऑफर दिया लेकिन साथ में क्या दिए? टर्म्स में मॉडिफिकेशंस करे, वेरिएशन करे। 10,000 की चीज 8,000 की कर दी, राइट। तो ऐसा जो ऑफर होता है जिस उसको अपन क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो गया? रिजेक्ट, राइट। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो है नहीं, कंडीशन लग गई तो वो एक्सेप्टेंस होती ही नहीं। अभी एक्सेप्टेंस में पढ़ोगे आप लोग, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर है क्या बेटा? पक्का? अब जैसे अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आप लोगों ने ये ऐड देखी होंगी, 50% सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, सबने देखी है भाई? एक ही जना है जिसने नहीं देखी, बाकी आम जनता ने सबने देखी है, ठीक है। तो उस केस में एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, जैसे अभी इस टाइम पे आपने ये सेल का बोर्ड देख लिया, आपने कहा यार खरीद लेंगे, यहाँ तो एंड ऑफ सीजन सेल है, आएंगे कभी। आप साल भर बाद गए उस दुकान पे और उस दुकान पे जाके बोला, आप एंड ऑफ सीजन सेल थी, उस सेल के अंदर मुझे सामान खरीदना है। उसने आपको भगा दिया, राइट, भगाई गई। अब उस केस में जब बात करें, बोले यार ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरे एक्सेप्ट करते ही ये मुझे भगा कैसे सकता है? ये सेल तो सबके लिए ही थी, कोई पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं थी। सेल तो सबके लिए ही होती है, जनरल थी, कैसे भगा दिया इसने मुझे, राइट। तो उस केस में जब बात कर रहे हैं तो वो ऑफर कहलाता है स्टैंडिंग ऑफर, जो एक रीजनेबल पीरियड के लिए ही ओपन रहता है। रीजनेबल पीरियड, जैसे अभी सेल लग रही है तो वो 8-10 दिन, 15 दिन, राइट। तो ये ऑफर सामने वाले की तरफ से है, वो रीजनेबल पीरियड क्या मानता है, उसी पीरियड में आप जाओ तो आपको वो सेल में सामान दे देगा, और उसके बाद अगर आप गए तो आपको सेल में सामान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो यही है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर, जिसको ओपन ऑफर भी कह सकते हैं। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन रहता है, जब आप अलाउ कर सकते हो। पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं डिसाइड कर रखा, जैसे अभी ये सेल वाला एग्जांपल आप खुद ही समझ गए कि साल भर बाद कौन जाता है सेल का सामान लेने, राइट। तो रीजनेबल टाइम कर लो अंडरलाइन। अंडरलाइन करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना का है। उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, फिर नोट्स नहीं बन पाएंगे आपके। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ, यस 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 यस, गेट बैक, वापस आओ इस पे।
सो यहाँ तक अपन ने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़े. पहला टाइप ऑफ ऑफर में पहला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने? जनरल ऑफर किसके लिए होता है? जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, जो उसको एक्सेप्ट, जो उसके टर्म्स को मान ले वो एक्सेप्टेंस मानेगा. ठीक है, इसमें केस लॉ कौन सा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. ठीक है, सेकंड ऑफर कौन सा था? सेकंड वाज स्पेसिफाइड ऑफर. ये किसके लिए होता है? स्पेसिफिक पर्सन के लिए. ठीक है, थर्ड ऑफर कौन सा था? क्रॉस ऑफर में क्या होता है? ऑफर ऑफ द सेम आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशन. राइट, सेम आइडेंटिकल ऑफर मान लो इसमें. फोर्थ वाज काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर में क्या होता है? सब्जेक्ट टू वेरिएशंस मॉडिफिकेशन. राइट, ऑफर के बदले ऑफर. काउंटर और क्रॉस ऑफर में जो पहले ऑफर दिया जाता है वो एक्सेप्ट माना जाता है या वो खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है, फ्रेश नया ऑफर हो जाता है इसमें. ठीक है, और स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है. कोई डाउट नहीं है? याद हो गए आप सबको? अब नेक्स्ट की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर. तो इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर की जब अपन यहाँ पे बात करेंगे, बुलाई लो बेटा, ऐसा करो ऑपरेटर को, इसको. अब आ गया. लेकिन ये तो वैसे ही तब होगा ना, पहले वाला तो. कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर लो. इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर. इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक ऑफर को वैलिड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान में रखने होंगे वो अपन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ऑफर वैलिड कब माना जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग. राइट, सो पॉइंट नंबर 1 हियर, it must be capable of creating legal relations. तो आपका जो ऑफर है वो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए. वो ये सेम ही है. तो ऑफर शुरू से ही आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कैसा होना चाहिए? जिसमें आप लीगल रिलेशंस क्रिएट कर सको. एक हेडिंग बनाओ आप लोग कॉपी में, फॉलोइंग आर द लिस्ट. फॉलोइंग आर द लिस्ट. क्या ये लीगल वर्ड हमेशा ही कंफ्यूज करता रहेगा फिर? फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स. फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ अग्रीमेंट्स विच आर, कॉपी नहीं खुली क्या अभी तक? फॉलोइंग, एक बार कॉपी खोल लो. फॉलोइंग is the list of agreements. Following is the list of agreements following is the list of agreements which does not carry following is the list of agreements which does not carry. अग्रीमेंट लिख रहे हो तो डज नॉट लिखना, अग्रीमेंट्स लिख रहे हो तो डू नॉट लिखना. कैरी लीगल एनफोर्सिबिलिटी. लीगल एनफोर्सिबिलिटी.
कैरी लीगल एनफोर्सेबिलिटी। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, डोमेस्टिक अग्रीमेंट। डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इसके आगे डैश करके लिख लो, विद इन फैमिली। विद इन फैमिली। सेकेंड लिखो, सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट, इसमें लिखिए, agreements which are outside the family, agreements which are outside the family and are of social nature, but are of social nature, but are of social nature. नेक्स्ट लिखो, पॉलिटिकल अग्रीमेंट। पॉलिटिकल अग्रीमेंट, अब जैसे मोदी जी ने तो बोला था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, तो अपन स्यू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स में लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। आलू डालो सोना निकलेगा, राइट? स्यू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। पहले तो देखो, अनसाउंड माइंड वाले के साथ वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, राइट? आप अनसाउंड नहीं मानो तो पॉलिटिकल तो मान लो कम से कम। तो इन एनी केस वी कैन नॉट स्यू द पर्सन, राइट? फोर्थ लिखिए, रिलीजियस अग्रीमेंट। किसी बाबा जी ने बोला ये प्रसाद चढ़ाओ पास हो जाओगे, फेल हो गए, तो बाबा जी को स्यू नहीं कर सकते। रिलीजियस अग्रीमेंट। और लास्ट, मॉरल अग्रीमेंट। मॉरल अग्रीमेंट, ये डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका, लेकिन ये और चीजें समझा देगा। तो मॉरल अग्रीमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बैगन मिला, अब वो ठंड में परेशान हो रहा था, मैंने उसको कहा कि मैं ब्लैंकेट लेकर आऊंगी कल, अब मैं अगले दिन भूल गई, नहीं लाई, राइट? या मेरा रास्ता चेंज हो गया, मैं नहीं पहुंची किसी भी रीजन से, तो ये मॉरल बेसिस पे मैंने उसको बोल दिया था, लेकिन अगर मैं ये फुलफिल नहीं करूँ तो मुझे स्यू नहीं कर सकता, राइट? सो ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिसमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए तो कहते हैं कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, राइट? तो ये सारे अग्रीमेंट्स है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनमें लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। तो लीगल एनफोर्सिबिलिटी समझ में आई आप लोगों को क्या होती है? आप देखो फर्स्ट लाइन कि ऑफर जो भी दे रहे हैं उस ऑफर के पीछे इंटेंशन कैसा होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, राइट? तो ऑफर मस्ट बी इन सच must be such as a law is capable of being accepted, मतलब ऐसा ऑफर होना चाहिए जिसको लॉ एक्सेप्ट कर सके और उसमें आप लीगल रिलेशन क्रिएट कर सको। तो बेसिकली लॉ के हिसाब से वैलिड होना चाहिए आपका। सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपको किसी ने शादी में बुलाने का ऑफर दिया, आप उसमें आपने कहा हम आएंगे, आप नहीं पहुंचे उस शादी में, तो वो आपको स्यू कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफर कैसा था? सोशल नेचर का। तो अभी जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े, सोशल नेचर, पॉलिटिकल नेचर, रिलीजियस नेचर, मॉरल नेचर, इस तरीके का अगर कोई ऑफर देता है तो वो ऑफर के अगेंस्ट में कोई आपको स्यू नहीं कर सकता। तो ऑफर में क्या होना चाहिए? सबसे पहले लीगल रिलेशनशिप। एनी डाउट? आया समझ में? दूसरी बात है, ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। नॉट वेग का मतलब, वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट वेग का मतलब है क्लियर। ए ने बी को बोला कि मैं आपको 100 क्विंटल ऑफ ऑयल दूंगा, ठीक है? अब ये जो ऑफर है इसमें सर्टेनिटी और क्लैरिटी नहीं है ना। कैसा तेल? सिर में लगाने का तेल, खाने का तेल, गाड़ी चलाने का तेल,
रिफाइंड ऑयल, फिल्टर्ड ऑयल, एन नंबर ऑफ वेराइटी है ऑयल की तो, राइट। तो ये जो अग्रीमेंट, ये जो ऑफर था, ये क्लियर था क्या या डाउटफुल था? डाउटफुल था। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टेन, फिक्स्ड होना चाहिए, डेफिनेट, मतलब एग्जैक्टली इतनी क्वांटिटी इस चीज की इस डेट को दी जाएगी। एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपके ऑफर में होनी चाहिए। मैं इनको ऑफर दूं, मैं आपको 10,000 में पेन दूंगी, 10,000 में कौन सा पेन आता है, बट मैं कहूँ ये आपको ये पेन मैं 10,000 में दूंगी, राइट। तो उस केस में ये बात फिर भी मानी जा सकती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे आप लोग। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अब मैं कोई चीज इनको सेल करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने मन में ही सोच ली और मन में ही सोच के इनके घर पहुंचा दी, राइट। और ये बोले कि मेरी तो हाई नहीं थी, मेरी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, आपने ऑफर ही कब दिया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा मैंने मन में सोच लिया था। विल इट काउंट? विल इट मैटर? नो मैम। तो थर्ड पॉइंट यही है कि ये किसको कम्युनिकेशन होना चाहिए इसमें? ऑफरी को, राइट। पढ़ो इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3। आया क्या समझ में? केस लॉ मत पढ़ना, लालमन शुक्ला वाला, ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। तो इसके ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना बस। आया समझ में या नहीं आया? किस किस को नहीं आया, रेज योर हैंड। 1 2 3 4। एक दूसरे को देख के हैंड रेज होंगे, वरना तो सबको आ गया था वैसे तो। ठीक है, बाकी सबको आ गया पीछे? नो मैम, हैंड रेज ही नहीं हुआ बेटा, राइट। ओके, so an offer to be complete must be communicated to the person whom it is made। तो ऑफर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब वो उस व्यक्ति को पहुंचे जिसके लिए वो ऑफर था, ठीक है। मुझे आपको कोई ऑफर देना है तो मुझे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आप तक पहुंचानी पड़ेगी मेरी बात, तभी वो क्या माना जाएगा? ऑफर। उसके आगे unless an offer is communicated there can be no acceptance to it। मैंने आपको कोई बात नहीं बोली और आपने उसके हिसाब से खुद से ही काम कर लिया बिना ऑफर के ही, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इसमें एग्जाम्पल है आपका लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का, ठीक है। गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा अपने मिसिंग नेफ्यू को सर्च करने के लिए, ठीक है। गौरी दत्त का नेफ्यू गायब था, मिसिंग था, तो उसने अपने सर्वेंट को भेजा लालमन को। He then announced anybody who traced his nephew would be entitled to certain reward। सर्वेंट को भेजने के बाद जब वो बहुत टाइम तक नहीं मिला, सर्वेंट अभी लौट के नहीं आया है, उसने ऐसे अनाउंस किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को लेकर आएगा उसको मैं 50,000 रुपए दूंगा। ये ऑफर दिया, ठीक है। अब ये ऑफर क्या सर्वेंट को कम्युनिकेट हो गया था? नहीं हुआ था ना। एल ने बच्चे को ढूंढ दिया, एल ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट। उसको ये काम दिया था, उसने काम के हिसाब से वो बच्चे को ढूंढ लिया, मिल गया उसको, वो ले आया, बट उसको ऑफर का आइडिया नहीं था। सब्सिक्वेंटली बाद में उसको रिवॉर्ड का पता चला कि यार अपने जाने के बाद तो रिवॉर्ड अनाउंस हो गया था, अपने को तो इतने पैसे मिलने चाहिए, उसने क्लेम किया। तो कोर्ट ने कहा कि इस केस में लालमन इस ऑफर को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफर का उसको आइडिया ही नहीं था। तो जब उसके लिए ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, राइट। बेसिक नेचर में आउट ऑफ मॉरल वैल्यू अपनी इच्छा से उसके भला करने के लिए आप उसको पैसे दे दो, वो अलग बात है, बट वो लीगली इस चीज को क्लेम नहीं कर सकता। रीजन कि उसको ऑफर नहीं था, ऑफर नहीं था तो उसको ऑफर की जानकारी नहीं थी, तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब ये ऑफर जो था ये जनरल नेचर का था, सबके लिए ही था, राइट। लेकिन सब में अगर बात करें
उन सबके लिए होगा ना जिसको उस ऑफर की जानकारी होगी। जिसको उस ऑफर की जानकारी नहीं, उसकी एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी। नहीं, बाद में पता चला ना, उसने काम तो पहले ही कर दिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको बाद में पता चला, तब तक बच्चा नहीं मिला था, और पता चलने के बाद उसने बच्चा ढूंढ के और उनको लाकर दिया, राइट, तब वो एक्सेप्टेंस थी। लेकिन उसने काम पहले कर दिया, पता बाद में चला, तो अब वो क्लेम नहीं कर सकता, भले मन उसमें उसको दे दो जो दे दो। ठीक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता को अंडरलाइन करो, ये केस लॉ लिखोगे आप। हाँ जी बेटा, ये एक्चुअली केस लॉ पूरा क्लियर नहीं है, एक पेज का केस लॉ है पूरा। यहाँ आपको सिर्फ बेसिक आइडिया ही दिया है इन्होंने, तो इसमें पुराने जो रूल्स पड़े उसको मत फॉलो करो, अभी सिर्फ इसको फॉलो करो कि इस पॉइंट के हिसाब से क्या बात है। तो ये सिंपल सी बात थी कि आपका ऑफर एक्सेप्टेड कब माना जाएगा, जब वो ऑफर आपको कम्युनिकेट होगा। अगर वो ऑफर आप तक नहीं पहुंचा, आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ, और आप फिर भी उससे रिलेटेड काम कर दो, तो वो एक्सेप्टेंस के पॉइंट में नहीं आएगा। गॉट इट? डाउट किसी की स्टूडेंट को हो तो बताओ। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? नहीं है? क्लियर है? यही इसमें दे रखा है, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ तब तक एक्सेप्टेंस नहीं है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये लाइन आपकी आ सकती है, टिक करो। ये बोल सकता है कि एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन। तो आप इसमें ये लालमन शुक्ला वाला केस एक्सप्लेन करके केस लॉ लिख कर आओगे। बेटा एमसीसी मॉड्यूल से पढ़ो आशीष, और एमसीसी का मॉड्यूल नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ तो सबके पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अपन ने ये पॉइंट पहले पढ़ा भी था। ऑफर, ऑफर के पीछे इंटेंशन क्या होनी चाहिए, सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेना, तो यही पॉइंट है। एग्जाम्पल इसमें दे नहीं रखा, सिंपल सी बात है। ऑफर मस्ट बी मेड विथ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी। मैं आपको ऑफर दूं और आप हाँ बोलो ना बोलो, वो सुनने के लिए मैं रुकूं भी नहीं। मैं आपको ऑफर देती हूँ कि पेन दूंगी 10,000 में, ओके बाय। तो इज इट ऑफर? नो। ऑफर का इंटेंशन क्या होना चाहिए, सामने वाले की कंसेंट लेना। ये तो सिंपल सी बात है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज इट। हाँ, वो कंसेंट कंडीशंस को फुलफिल करके देगा, जैसे क्रीम के केस में क्रीम को यूज करके देगा। इट मे बी कंडीशनल, ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफरर। तो ऑफरर अपने हिसाब से ऑफर दे सकता है। मैं ये पेन बेचने का ऑफर अपनी कंडीशंस के हिसाब से दे सकती हूँ। मेरा ऑफर है ना, मैं कंडीशन लगा सकती हूँ उसमें। तो देखो, ऑफर में आस्क ऑफरर, ऑफरर कौन हुआ बेटा, जो ऑफर दे रहा है, और ऑफरी कौन हुआ, जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है। सो ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस एंड नेफ्ट। मैंने इनको पेन के केस में कहा कि मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, लेकिन आपको 10,000 रुपए मुझे आरटीजीएस ही करने, या आपको मुझे 10,000 रुपए कैश ही देने हैं। ये मुझे बोलते हैं आपका ऑफर एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये मुझे 10,000 रुपए चेक से भेज देते हैं, तो मैं इनकी एक्सेप्टेंस को मना कर सकती हूँ, चेक लौटा सकती हूँ, पेन किसी और को ऑफर कर सकती हूँ। तो मैं ऑफर में मैंने कंडीशन लगाई थी, और वो कंडीशन के हिसाब से ही अगर एक्सेप्ट होगा तो ही माना जाएगा एक्सेप्टेंस, वरना एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल पढ़ो इसका, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
नहीं आया क्या समझ में? या आ गया? 5 मिनट बचे इसलिए आ गया। ये ऐसे समझो, मैंने इनको पेन का ऑफर दिया और मैंने कहा अगर 1 हफ्ते में आपकी तरफ से जवाब नहीं आता है तो मैं हाँ मानूंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं लग सकती कि कोई काम नहीं होने पे हाँ है, ये नहीं बोल सकते अपन ऑफर में। या हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी ना में ही हाँ छुपी हुई है। ठीक है, देखो इसको, ए प्रपोजेस बी टू परचेज इज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5,000, और अगर कोई रिप्लाई नहीं आता 1 हफ्ते में तो हम मानेंगे कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। दिस वुड नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नॉन कंप्लायंस की कंडीशन अगर आप लगाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, लास्ट। हाँ, नहीं, आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर कुछ नहीं है तो फिर हम कुछ भी, हम हाँ तो नहीं मानेंगे ना ही मानेंगे उस केस में, ऑफर तो नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा वो। ठीक, 7 और 8 पॉइंट पढ़ रखे इसलिए जल्दी से सुन लो बस। ऑफर स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकते हैं, अभी पढ़ रखा है। और 8 पॉइंट, ऑफर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड कल पढ़ा था ना, दोनों हो सकता है। चलो बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड पेशेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो तो बताओ अब। एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, जल्दी बताओ बेटा। तो आई एम नॉट रिसीविंग एनी डाउट फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सो आई एम अज्यूमिंग डाउट नहीं होगा बेटा आप लोगों को, है ना?